नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। दूसरी तरफ सीरिया में एक ऐसी अफरा तफरी मच चुकी है जिससे लगता है कि सीरिया अब एक बड़ी अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। सीरिया पर इजराइल ने कम से कम 500 हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का अनुमान है कि उसने सीरियाई सेना की लगभग 80% रणनीति क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। कई जहाजों को भी डुबो दिया गया है। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सेना के नियंत्रण में एक असैन्यकृत बफर जोन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें रणनीतिक रूप से माउंट हरमन काफी अहम है, जो दमिश्क से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दूसरी तरफ तुर्की भी एक्शन में है। उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी यानी कि एसएनए का दबदबा है। दरअसल एसएनए भी तुर्की के समर्थन वाला विद्रोही समूह ही है। साल 2011 में गृह युद्ध की शुरुआत के बाद समूह राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना से अलग हो गया था। पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर सीरिया में कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ का कब्जा है। तो एचटीएस का इद्रिश, अलेपो और दमिश्क सहित सीरिया के बड़े हिस्सों, खासकर मध्य सीरिया पर पूरा कब्जा है। इसके अलावा असद के समर्थन वाले अलावायत फोर्सेस का दबदबा पश्चिमी सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों में है। इन इलाकों को असद समर्थित सैन्य समूहों का मजबूत गढ़ कहा जा सकता है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में सीरिया के 5 टुकड़े हो सकते हैं। तो सीरिया में स्थितियां लगातार बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कब क्या हो जाए, फिलहाल ये कह पाना बेहद मुश्किल है। विद्रोहियों ने असद सरकार को उखाड़ फेंका है। विद्रोहियों का कब्जा सीरिया में देखने को मिल रहा है। लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सीरिया में बनी हुई है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सीरिया एक बड़ी अस्थिरता से गुजरता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। और संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे झा साहब के साथ। झा साहब, सीरिया को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्थिरता की अगर हम बात करें तो वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा बदलती हुई दिखाई देंगी। अभी कह पाना कुछ भी यहाँ पर पूरी तरह से संभव नहीं है। ऐसे में आप इस अस्थिरता को कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ेंगी? और जो आपने एक शक व्यक्त किया है कि क्या फ्रैक्शन में बदल जाएगा, 5 टुकड़ों में बदल जाएगा, कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो वहाँ की तस्वीर है वो तो काफ़ी धूमिल है, दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो रही है। एक तो जो ये अपोजिशन फोर्सेस हैं, इसमें ज़्यादातर जो जिसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आईसिस, आईसिल, अलकायदा उसके हैं। और काफ़ी लीडर्स ने ये चीज़ ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि जितने लोगों ने पहले असद के साथ में सांठ-गांठ किया था या उनके इंस्ट्रक्शन पे चलते थे, उनको पनिशमेंट मिली। तो इसका मतलब सीधा-सीधा है कि जितने गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, सेना थे, उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये चीज़ हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा हुआ है। जब तालिबान ने वहाँ पे सत्ता ग्रहण किया था, तो तालिबान ने भी मास एग्जीक्यूशन किए थे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के और कुछ मिलिट्री फोर्सेस के। और मिलिट्री फोर्सेस तो वहाँ पे बिल्कुल ब्रोकन ऑफ हो गए थे। उन्होंने अपने वर्दी छोड़ के वो लोग सब निकल गए थे। ये जैसे आपने अपने भी इंट्रोडक्शन में कहा हुआ है कि जो असद के समर्थक जो मिलिट्री फोर्सेस थे, वो कुछ एक जगह में अपने आप को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज के दिन अपने जो उनके जो जहाँ पे वो रहते थे, अपने बैरक्स, उनको छोड़ के वो एक संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच सके। उनको पकड़ के उनका मास एक्सिक्यूशन नहीं किया जाए, उनको मास पनिशमेंट नहीं दिया जाए। तो वो इकट्ठा हो रहे हैं एक तरफ में। दूसरी तरफ टर्की
वो भी शांत नहीं बैठा हुआ है। आप के इंट्रोडक्शन में नहीं बताया गया था, लेकिन टर्की से लगा हुआ उसके लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में एक शहर है मनबिज। इस मनबिज पे टर्की ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया हुआ है। तो मतलब सीरिया का एक हिस्सा जो है वो टर्की द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आपको ये भी पता है कि जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, इसका एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट जो है वो कर्दिश के पीकेके या वाईपीजी जो भी कह लीजिए उसको, ये फोर्सेस हैं। और वो चाहते हैं कि वो वाला हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया का है, जो कि वो मानते थे कि वो कुर्दिस्तान का पार्ट है, तो उस इलाके को मिलाया जाए। तो टर्की और कुर्दिश इन दोनों के तो इंटेंट आपको पता चल गया कि ये सीरिया के कुछ भाग को हथियाना चाहते हैं। तीसरा जो हमने ऑलरेडी सुना हुआ है कि जो गोलान हाइट्स के आसपास का जो कुशन एरिया था, जो ऐसा एरिया था जहां पे कि इस्राएल ने अपने लिए एक कुशन बना रखा था, उसके ऊपर में एक्सपेंशन किया हुआ है इस्राएल ने। मतलब इस्राएल भी अपनी पांव जो है सीरिया के अंदर में वो फैला रहा है। तो अभी जो हम देख रहे हैं स्पष्ट कि सीरिया के लगभग 3-4 टुकड़े अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज के दिन में तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो अपोजिशन फोर्सेस के जितनी टुकड़ियां हैं, आईसिस के जितने लगभग 11 आईसिस के टुकड़े अलग अलग टुकड़े हैं, सबों ने अपनी अपनी सत्ता संभाली है। सबों का अपना अपना तान मतलब सुर है। वो अपने हिसाब से वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी साख जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि जैसे सीरियन नेशनल काउंसिल, सीरियन रिवोल्यूशनरी जनरल कमीशन, रिवोल्यूशनरी काउंसिल, उसके अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ सीरिया, कर्दिश पॉलिटिकल लीडर्स, कर्द वाईपीजी लेड एसडीएफ, सीरियन लिबरेशन फ्रंट, अल नुसरा फ्रंट का भी तो वहां पे है और एलिमेंट्स ऑफ अलकायदा वो भी हैं। इन सबों के अलावे फ्री सीरियन आर्मी, सीरियन इस्लामिक फ्रंट और फ्रिंज जिहादी ग्रुप जिसमें कि अल-अफ्ताद, फलक, अरहर, हरकत, ये सारी ग्रुप्स जो हैं वो आते हैं। तो इन सबों ने अपने अपने पैर पसारने शुरू किए हुए हैं और जितना एरिया में वो अपना पांव फैला सकें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मैंने एक हिंट दिया था कि वहां पे सीरिया में कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे नहीं है, आज के दिन में वहां पे सारे फैक्शनलिज्म हैं। और इस फैक्शन को रूल कौन कर रहे हैं? इडलिब में जो ये अपोजिशन लेड गवर्नमेंट थी, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, उन्हीं के सारे लोग यहाँ पे दमिश्क में आके ये अपना शासन करना चाहते हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, सीरिया के टुकड़े होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका क्या मत है? जिस तरीके से तमाम लोगों के अपने अपने आकलन हैं, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि सीरिया में क्योंकि हालात जो हैं वो पल पल बदल रहे हैं, अस्थिरता वहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि सीरिया के अब 5 टुकड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? जी जी, देखिए सीरिया के जो हालात हैं, जैसा कि जहाज साहब ने कहा, बड़े विचित्र हालात हैं। और वहां पर जो आंतरिक रूप से जो फैक्शंस हैं उसमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन अभी तक स्थापित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब किसी भी टेरिटरी में फॉरेन इंटरवेंशंस रहते हैं तो उस टेरिटरी को स्टेबलाइज कर पाना काफी दुष्कर कार्य होता है। और सीरिया की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सीरिया में इंटरनेशनल जो इंटरवेंशन बहुत है, जो रीजनल पावर्स हो या ग्लोबल पावर्स हो, उनका इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि ये जो रीजनल और ग्लोबल पावर्स हैं, ये सीरिया के अंदर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर रहे हैं। इनकी जो ग्लोबल पावर्स की जो मंशा इस तरीके की नहीं दिखाई देती है कि ये इन रेबल ग्रुप्स के बीच में किसी कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, बल्कि वो आशंकित होकर के, और रेबल ग्रुप्स की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा अभी तक जो प्रयास ऐसे करते हुए नहीं दिखाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कोई वहां पर एक कोalition गवर्नमेंट का जो स्थापित हो, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ शासन व्यवस्था को स्थापित करने के बारे में
जो गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए थे अब भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जब तक ये जो प्रयास नहीं होंगे तब तक और एक शासन व्यवस्था का नया स्वरूप सामने नहीं आएगा तब तक हालात वहां के बिगड़ेंगे। और वहां पे चूंकि रेबल ग्रुप्स के का जो इतिहास रहा है, उनका जो एक इतिहास आतंक का इतिहास रहा है, और वो उनके अप्रोच को लेकर के जो रीजनल और ग्लोबल पावर्स हैं वो बहुत आशंकित है। यदि आप देखिए इजराइल को, तो इजराइल ने तो जैसे ही रेबल ग्रुप्स ने अपने हाथ में सत्ता संभाली, उसके बाद से इजराइल ने गोलान हाइट्स के जो डिमिलिटराइज्ड बफर जोन को ऑक्युपाई कर लिया, और 1974 का जो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट था असाद की जो फैमिली के साथ और असाद की जो बाथ पार्टी की सरकार के साथ, उसको भंग कर दिया। और इजराइल अब अनेक तरीके की स्ट्राइक्स कर रहा है, दमास्कस के भी नजदीक है, और जाहिर है कि केमिकल वेपन साइट्स हो। तो इजराइल ये जो प्री एम्प्टिव जो मेजर्स ले रहा है वो इन रेबल ग्रुप्स के अप्रोच के संबंध में, क्योंकि वो आशंकित है इसलिए वो ले रहा है। उसी तरीके से आप टर्की देखिए, तो टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT हो, और उसके द्वारा जो समर्थित जो सीरियन नेशनल आर्मी हो, उसने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कि कर्दिश लेड है उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के ऊपर लगातार कार्रवाई की है। तो ये जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, इनके बीच में एक कोalition स्थापित कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यदि इसी तरीके की स्थितियां अगर बनी रही तो मैं जहां साहब से सहमत हूं, वहां पर एक फ्रेगमेंटेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। और ये जो है पूरे सीरिया के लोगों के लिए, जाहिर है कि उनके राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से भारत ने अपने जो बयान में, आपने अगर देखा तो भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें इस बात को कहा गया है कि जो भी वहां पर जो फैक्शंस हैं उनको आने वाली व्यवस्था में एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, और वहां पर जो भी पीस प्रोसेस हो वो सीरियन लेड हो, यानी कि सीरिया का जो पूरा एक राष्ट्र का जो अस्तित्व है उसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट फैक्शंस को आपस में नेगोशिएशंस करने चाहिए। लेकिन वो होता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा है, और चूंकि फॉरेन इंटरवेंशन है इसी वजह से स्थितियां काफी विकट वहां दिखाई देती है। ठीक है झा साहब, तख्ता पलट को लेकर ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ था, विद्रोहियों ने जिस तरीके से कब्जा किया है, सब कुछ तख्ता पलट को लेकर ही किया गया है ऐसा माना जा रहा था। लेकिन तख्ता पलट होने के बाद भी स्थितियां जो है वो जस की तस बनी हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि और ज़्यादा गंभीर हो रही हैं। इजराइल के हमले की अगर हम बात करें तो इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया का जो एमिनेशन है वो गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसकी वजह से इजराइल उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहता है, और उसी को लेकर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हमले दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, यही मंशा है या कोई खिचड़ी पकती हुई दिखाई पड़ रही है? ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है साहिल जी। आप इनिशियल डेज में, इनिशियल घंटों में आप नैरेटिव सुने तो जब से अपोजिशन ग्रुप ने सीरिया के ऊपर में दमिश्क में कब्जा कर लिया था और असद वहां से निकल गए थे, तो उसके घंटों के अंदर में दो समर्थन आई थी सीरियन अपोजिशन फोर्सेस के लिए। एक आई थी यमन से, हुती ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, और दूसरा हमास के जो लीडरशिप जो भी बच गए हैं उन्होंने कहा था कि हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपके साथ में सहयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं एक ईरानियन समर्थित जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो हमास हो या फिर हिजबुल्ला हो या हुती हो, ये सब इन अपोजिशन फोर्सेस के साथ में खड़े होने के लिए कम से कम कहा था। इसका मतलब ये होता था कि जो पहले एक डिवीजन था कि शिया लेड जो वहां पे हिजबुल्ला था या ईरानियन आर्मी था, वो वहां से अपोजिशन फोर्सेस को मार के खदेड़ के इडलिब में एक जगह में समर्थित कर दिया था, एक जगह में संकुचित कर दिया था। वो स्थिति आज के दिन में नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर दोनों मिल गए, दोनों अगर टेररिस्ट मिल गए, शिया और सुन्नी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता इस्राइल के लिए, क्योंकि इस्राइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह को अभी खत्म किया था। तो अगर इसका समर्थन करने के लिए अगर बाकी भी जो इस्लामिक फैक्शंस हैं, अलकायदा के आप जानते हैं, अलकायदा कह लीजिए, आईसिस कह लीजिए, आईसिल कह लीजिए, या जितने भी सुन्नी समर्थित ग्रुप हैं, ये सब अगर एक साथ मिल जाते तो इस्राइल के लिए एक चैलेंज हो जाता है। और तब
अगर इनके हाथ में वो सारे वेपन आते जो कि आज के दिन में सीरिया में हिजबुल्लाह कमांडर के पास में या जो ईरानियन आर्मी है उनके पास में था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता। और यही वेपन, यही जो लड़ाके हैं या टेररिस्ट हैं, वो लेबनान में आके फिर इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती डालती है। तो अभी आज के दिन में इसराइल ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है इस मामले में कि इनके जितने वेपन हैं सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो कोई खास मेजर इनके जो अगर आप में आपस में मिल भी जाएं ये सब, तो इनकी शक्ति जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये अपने लिए एक सुरक्षा अपने लिए इसराइल ने खड़ी की है। अब दूसरी बात ये है कि जबकि 80% जो डिफेंस के इक्विपमेंट थे वो जब खत्म कर दिए गए हैं, तो अब वहां पे कहते हैं ना कि जो आपको मिल जाए वो चीज आप ले लो। तो जितने ये जिहादी फैक्शंस वहां पे हैं, सब कोशिश करेंगे कि उसमें से जो भी इनके हाथ में लग जाए वो इसको लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आप जान के चलिए कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये चूंकि सीरियन आर्मी द्वारा खदेड़ दिए गए थे, हिजबुल्लाह द्वारा, सीरियन आर्मी द्वारा, रशियन फोर्सेस जो कि असद के साथ में थे। तो जब सीरियन आर्मी के द्वारा ये खदेड़ के इडलिब में संकुचित कर दिए गए थे, तो इनमें एक छोटी सी एकता आई थी, द सो कॉल्ड यूनिटी। लेकिन ये आपस में लड़ने के लिए कभी भी तैयार हो जाएंगे। तो अभी आने वाले दिनों में जितनी वहां की एसेट्स हैं, खास करके डिफेंस एसेट या जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे ड्रुज में इन्होंने तेल का जो वहां पे इनका खजाना है उसके ऊपर में कब्जा कर लिया। तो मतलब एक फैक्शन जो है वो आज के दिन में तेल के मामले में काफी रिच हो गया है। अब जो भी नेशंस यहां से तेल खरीदते थे, इसकी जो फाइनेंशियल इनकम है उस ग्रुप को आएगी। तो इनमें आपस में तकरार जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। हम वहां पे और ज्यादा स्थिरता देख सकते हैं। ठीक है संजीव जी, विदेश मामलों की अच्छी खासी समझ आप रखते हैं और हम पहले भी कई बार कई देशों को लेकर चर्चा कर चुके हैं। अगर विदेशी मामलों की बात करें तो जब भी हमने देखा है कि अमूमन कई सारी फोर्सेस जब आपस में टकराती हैं, जैसा कि अभी सीरिया में हो रहा है कि अलग अलग फोर्सेस हैं वो आपस में उनका गतिरोध है, टकराव देखने को मिल रहा है, महाशक्तियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो ऐसे में स्थितियां जो हैं वो इसी तरह की हो जाती हैं जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं, और वो स्थितियां और ज़्यादा गंभीर बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। उन स्थितियों को सुधारने के लिए, उन स्थितियों को वापस स्थिर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जो स्थितियां ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उसमें काफी जटिल होती हैं, और ये जो स्थितियों को सुधारने के लिए कोई एक लीडरशिप या जो शक्तियों का एक सकारात्मक सहयोग जब तक नहीं हो, कोई उनको मार्गदर्शक ना हो, कोई ऐसी अथॉरिटी ना हो जो कि जिनकी की बात ये सुने और उनके आधार पर उनको साथ में आप ला करके उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, एक डायलॉग, एक नेगोशिएशंस, एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू करें। ये करना जब तक संभव नहीं होगा तब तक कि ये जो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दुर्भाग्य से साहिल जी, वर्तमान समय में ये दिख रहा है कि जो रीजनल और ग्लोबल पावर्स हैं, यहाँ तक कि और इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वहां पर वो सिर्फ अपील वगैरह जारी करके रह जाते हैं। उनकी भूमिका एक बड़ी भूमिका ऐसे स्थितियों में निभानी चाहिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, उनके सेक्रेटरी जनरल को। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की आजकल कोई बात सुनता नहीं है, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से अपने आंतरिक अंतर्विरोधों की वजह से इररिलेवेंट होता जा रहा है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तो जरूर होती है, यूएन की मीटिंग्स जरूर होती है, लेकिन उनकी बातों का जो वजन है वो विश्व की जो रिजीम्स है, जो सरकारें हैं, जो या आने वाली सरकारें वो नहीं देती हैं। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों की एक बड़ी भूमिका ऐसे मामलों में होती है, लेकिन उनकी बात अभी सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे में जो रीजनल पावर्स हैं और जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनको ये चाहिए था कि वो वहां पर इन रेबल के बीच में अगर एक स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में उन्हें कुछ मार्गदर्शन प्रोवाइड कराए। जैसे कि आपने भारत का अगर सलाह देखी तो भारत ने अपने बयान में ये कहा है कि वहां पर पीस प्रोसेस सीरियन लेड होना चाहिए, जो डिफरेंट फैक्शंस है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इसी तरीके की जो सलाहकारी जो बातें हैं, वो बातें जो रीजनल पावर्स हैं खासकर और ग्लोबल पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, इवन की मेरा ऐसा मानना है कि
जो वहां पर पूरी मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है उसमें ये अगर वहां पर एक सीरिया का डिसइंटीग्रेशन होता है और सीरिया कई भागों में विभाजित हो जाता है, तो जाहिर है कि ये चाहे वो रशिया हो चाहे वो ईरान हो, वो सभी के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो इसमें सभी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की सलाहकारी भूमिका में भी हो कि वो इन जो रेबल्स है, उनके जो फैक्शंस हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में उनकी मदद करें। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो रीजनल पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, वो अपने अपने हितों को संरक्षित करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही हैं। अमेरिका ने भी आईएसआईएस पर हमले किए हैं, उसी तरीके से इजराइल की आपने कार्रवाई की, हमने डिस्कस किया। टर्की कुर्दिश फोर्सेस पर हमले कर रहा है। तो वहां पर अभी जो स्थितियां है इस तरीके की नहीं दिखाई दे रही है कि जिसमें कोई सद्बुद्धि के साथ कार्य करे, कोई एक शासन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कार्य करे। हालांकि ये रिपोर्ट अवश्य आ रही है कि जो रेबल ग्रुप्स है आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कोशिशें हैं जिस तरीके से होनी चाहिए थी, और जैसा कि मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि जो फॉरेन पावर्स का जहां कहीं भी इंटरवेंशन होता है वहां पर एक स्टेबिलिटी को लाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और फॉरेन पावर्स ऐसी सिचुएशन का एक्सप्लॉयटेशन अपने हितों के लिए करती हैं। यह मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप कोरियन पेनिनसुला में आप देख लीजिए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के विवाद में जो हमेशा एक तनाव की स्थिति इसीलिए बनी रहती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तरफ से वहां पर मेजर फॉरेन पावर इंटरवेंशंस हैं, और वो जो फॉरेन पावर्स हैं वो दोनों को बांट करके रखते हैं। तो उसी तरह के सीरिया में भी जो स्थितियां है, यहाँ पर जो फॉरेन पावर्स हैं या जो रीजनल पावर्स हैं वो अपने अपने हितों को, अपने अपने एरियाज को डोमिनेट करके सुरक्षित करके रखना चाहती हैं, और उसके लिए वो मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है इंस्टेड ऑफ उनको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित कराने के लिए प्रयासों के बजाय वो अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है। तो ऐसे में अगर स्थितियां ऐसे ही बनी रही और वहां पर कोई फैक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं हुआ तो ये सीरिया का डिसइंटीग्रेशन करेगा। सीरिया में एक सिविल वॉर जैसी फिर से एक नए तरीके का सिविल वॉर वहां पर जाहिर है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पूरी स्थिति सीरिया के राष्ट्र के लिए, सीरिया की अपनी आइडेंटिटी के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक राष्ट्र रहा है, उसके लिए खतरा निसंदेह बहुत बड़ा खतरा पैदा करे। और अभी इस समय आवश्यकता यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां, जो रीजनल शक्तियां हैं, उनको इस फैक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए ताकि सीरिया में एक स्थिरता आए, एक शांति आए और सभी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है झा साहब, समय कम है, फाइनल कमेंट्स मैं आपके चाहूंगा। संजीव जी ने कई सारी बातें यहाँ पर कही और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो ये कि कोशिशों में कहीं ना कहीं कमी रही जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और अपने हितों को ज़्यादा सर्वोपरि रखा गया, जबकि स्थितियों को काबू में करने के लिए प्रयास करने चाहिए थे। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल साहिल जी, देखिए जब स्वार्थ के बस में लोग इकट्ठा होते हैं तो वो जो है कहीं न कहीं वो डिवीजन डाल ही देता है। जितनी सारी चीजें आपको संजीव जी ने बताई उसके ऊपर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए आज के दिन में सीरिया की जो मूवमेंट है, चाहे सीरिया के तरफ या सीरिया से बाहर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। देखिए तुर्की क्या कर रहा है, तुर्की में जितने लगभग 3.5 मिलियन जो सीरियन वहाँ पे रिफ्यूजी थे, तुर्की उनको जबरदस्ती सीरिया में भेजने की कोशिश कर रहा है। हर कोशिश कर रहा है कि ये जो जितने माइग्रेंट्स हैं वो वापस चले जाएं। और एक अलग चैनल पे मैं कल आरटी पे देख रहा था, रशियन टाइम्स पे देख रहा था कि वहाँ के कुछ क्षेत्रों में मास जो जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, वो चीज भी सामने आ रही है। तो आज के दिन में जो ये अलकायदा या आईसिस की जो फैक्शंस जो सीरिया में अपोजिशन फोर्सेस करके हैं, ये जल्दी तो ये वहां जो ऐसे लोग हैं जो कि पहले के शासन के साथ थे उनको मार रहे हैं। ये फेयर फैक्टर भी जमा हो रहा है, और इस फेयर फैक्टर को खत्म करने के लिए हो सकता है कि टर्की इनके ऊपर में हमला करे। और फ्रांस ने एक चीज जाहिर की है कि जितने फ्रांस के जिहादी वहां जाके लड़ रहे थे, जो वहां के जेलों में बंद थे, उनको रिहा कर दिया गया वहां से। तो ये जिहादी जो अब सीरिया से वापस जाने वाले हैं, चाहे फ्रांस चाहे जर्मनी या कहीं भी जाने वाले हैं, ये वहां के लिए भी एक चैलेंज पैदा करेंगे। तो इन सारी चीजों के आपको मद्देनजर आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि सीरिया में क्या हो रहा है। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है।
स्थितियां काफी गंभीर हैं, अलग अलग ताकतें एक दूसरे से टकराने की कगार पर हैं। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, तुर्की भी चुप नहीं बैठ रहा है। अब आने वाले समय में आकलन ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि सीरिया के 5 टुकड़े हो सकते हैं। अब आने वाले समय में स्थितियां किस तरफ जाएंगी, किस तरीके की अस्थिरता देखने को मिलेगी या सिचुएशन कुछ स्थिर होती हुई दिखाई देगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।